Hello everyone, Jai Hind. मैं डॉक्टर प्रशांत जगता, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर ऑन अन अकेडमिक प्लेटफॉर्म फॉर सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सीडीएस एंड एफकेट एग्जामिनेशंस। तो जो मैंने एक ये सीरीज़ जो शुरू किया था, जिसमें मैं आपके जो जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनसे जो जो भी क्वेरीज आता है इसमें मैं आंसर कर रहा हूँ। ये सीरीज़ का आज ये मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं डिस्कस करूँगा कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन जो है ये कौन कौन दे सकता है उसके बारे में। तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने मुझे पूछा था कि हम लोग को सर पता नहीं है कि ये एग्जामिनेशन एग्जैक्टली कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। ये जो छोटा सा वीडियो है इसमें कि सीपीएफ असिस्टेंट एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, मतलब पहले जिनको पैरामिलिट्री बोला जाता था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ये 5 जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, इनके लिए असिस्टेंट कमांडेंट जो कैप्टन इक्विवेलेंट या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इक्विवेलेंट जो कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है, जिसमें आपके शोल्डर के ऊपर 3 स्टार्स आ जाते हैं, ये रिक्रूटमेंट के लिए है। ये एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करता है और यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग इसको कंडक्ट करता है। तो इसके लिए यूपीएससी ने एक एलिजिबिलिटी रखा है। इसका जो एलिजिबिलिटी है, इसका जो नोटिफिकेशन आता है, आप यूपीएससी से या कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। यूपीएससी की वेबसाइट जो है upsc.gov.in, इसके ऊपर इसका नोटिफिकेशन आएगा। इस साल का अप्रैल में आएगा, अप्रैल सेकंड हाफ में। और हर साल इसका एग्जामिनेशन अगस्त में कंडक्ट होता है। रिटर्न एग्जामिनेशन जो है इसका अगस्त में कंडक्ट होता है। तो ये एग्जामिनेशन के लिए बेसिकली एलिजिबल कौन है, तो यूपीएससी ने ऐसा बोला है ये एग्जामिनेशन कौन कौन दे सकता है। आपका एज होना चाहिए 20 साल से 25 साल के बीच में। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो टाइम पे आपका एज, मतलब एक्चुअली जब एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मतलब 2 अगस्त, हर साल 2 अगस्त यूपीएससी ने एक कट ऑफ डेट रखा है। 2 अगस्त को, जिस साल आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ये 2 अगस्त को आप 20 साल से ऊपर होने चाहिए या फिर जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल से नीचे होने चाहिए। अगर आप ओबीसी में हो तो 20 साल से ऊपर होने चाहिए और 28 साल आपके कंप्लीट नहीं हुए होने चाहिए, 28 साल से कम होने चाहिए। अगर आप एससी या एसटी में बिलोंग करते हो तो 20 साल से ऊपर होने चाहिए और 30 साल से कम उम्र आपका होना चाहिए, मतलब 30 साल पूरे नहीं होने चाहिए। 30 वाला साल चल रहा होगा तो भी चल जाएगा। तो ये क्राइटेरिया बोला है। अगर आप सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय हो, अगर आप ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नौकरी में हो, तो आपका एज जो है जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल से कम होना चाहिए 2 अगस्त को। ओबीसी कैटेगरी के लिए 33 ईयर्स, 33 साल से कम होना चाहिए। एससी और एसटी के लिए 35 से कम होना चाहिए। ये एज रिलैक्सेशन है, मतलब जो भी लोग 20 साल और 25 साल और इंक्लूडिंग ऑल द एज रिलैक्सेशन जैसे जैसे भी उसके हिसाब से वो एज के ग्रुप में होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया यूपीएससी ने बोला है, सारे के सारे एस्पायरेंट्स जो है या तो ऑलरेडी ग्रेजुएट होने चाहिए। इसमें यूपीएससी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। सो कोई भी ग्रेजुएट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप भले आर्ट्स से ग्रेजुएट हो, आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हो, आप इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हो, आप कोई साइंस से ग्रेजुएट हो, आप डॉक्टर हो, हर एक ग्रेजुएट इसके लिए एलिजिबल है। तो इसका क्राइटेरिया ये कहता है आप या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होना चाहिए। और फाइनल ईयर में होने के बाद आपका ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, आपको आप जब पीईटी मेडिकल के लिए जब सर्टिफिकेट जमा करते हो वो टाइम पे या तो आपका ग्रेजुएशन के मार्कशीट या फिर आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या फिर आपका डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। तो कोई भी ग्रेजुएशन चल जाता है। ग्रेजुएशन में आप एक्सटर्नली ग्रेजुएशन किया तो भी चलेगा, रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएशन किया तो भी चलेगा, आपने ओपन यूनिवर्सिटी के साथ ग्रेजुएशन किया है तो भी चल जाता है। सो ग्रेजुएशन कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम से होना चाहिए ऐसा यूपीएससी का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेजुएशन रेगुलरली ही करना चाहिए कॉलेज जाके, ऐसा भी यूपीएससी का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये यूपीएससी ने बोल के रखा है। ग्रेजुएशन का कोई मीडियम भी डिफाइन नहीं है। आप हिंदी में कर सकते हो, आप कोई भी रीजनल मीडियम में ग्रेजुएशन किया है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मराठी में से ग्रेजुएशन किया है, तो वैसा भी कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होना चाहिए। ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया हाइट वाला। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो भी मेल कैंडिडेट्स है, पुरुष प्रत्याशी जो है, उनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर्स। कभी भी हाइट को
फीट में मत चेक कीजिएगा, सेंटीमीटर्स में कितना आता है पक्का चेक कर लीजिएगा। हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए 165 एग्जैक्ट सेंटीमीटर्स, और उसके ऊपर कितना भी चलेगा। बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि 165 मेरा हाइट है लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, ये गलत है। एक्चुअली ऐसा कोई रिजेक्शन वगैरह होता नहीं है। सो मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होना चाहिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर्स, 157 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा, तो ही आप एलिजिबल हो। हाइट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता, मतलब जैसे कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है, एफकैट है, वहाँ पे हिली एरिया से या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जो बिलोंग करते हैं, ट्राइबल एरिया से जो बिलोंग करते हैं, उनको हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाता है। वैसा कोई रिलैक्सेशन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। सो हाइट आपका उतना मिनिमम होना चाहिए। वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन वेट का जो क्राइटेरिया है उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है। या आप बाद में भी वेट को कम ज़्यादा, जब आप PET मेडिकल के लिए 3-4 महीने बाद एग्जामिनेशन होने के बाद जाते हो, वो टाइम पे आप उसको ठीक से मैनेज कर सकते हो। सो आई होप कि जो लोग एग्जामिनेशन दे सकते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों एग्जामिनेशन दे सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जैसे कि फीमेल कैंडिडेट सभी जगह पे अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज फीमेल्स आर ओनली अलाउड टू एंटर इनटू OTA, दैट दे आर ओनली एलिजिबल फॉर द OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, शॉर्ट सर्विस कमीशन। CAPF में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CAPF मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट बिल्कुल दे सकते हैं। अगर 500 वैकेंसी आती है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ वैकेंसीज ऐसा रिजर्व नहीं है। इनफैक्ट फीमेल कैंडिडेट्स अगर मार्क्स ज़्यादा लेके आते हैं तो 500 के 500 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स लेके जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट उनके मार्क्स मेल कैंडिडेट से ज़्यादा है। सो इट इज़ प्योरली मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन। मेल या फीमेल उनका ना कोई रिजर्वेशन है, ना ही अलग से डिफरेंशिएशन। बहुत सारे फीमेल ऑफिसर्स आर ऑलरेडी सर्विंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट। ये क्लास 1 गैजेटेड और कमीशन रैंक है, एंड ऑल ऑफ दीज आर परमानेंट कमीशन। 60 साल तक का ये नौकरी है। इसके बाद और भी एक पूछा जाता है कि क्या मैरिड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं कि, तो येस, ऑल द मैरिड कैंडिडेट्स वेदर यू आर मेल और फीमेल यू कैन ऑलवेज अप्लाई। आपकी शादी हो चुकी है, आपका डिवोर्स हो चुका है, या आप विडो या विडोअर है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। आप सारे लोग, आपके बच्चे हो गए हैं, फीमेल कैंडिडेट्स विथ किड्स, मेल कैंडिडेट्स विथ किड्स, दे आर ऑल ऑफ देम आर अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, यू आर एलिजिबल। तो बच्चे होते हुए भी, शादी होने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस एक और उसमें एक उन्होंने बोला है कि फीमेल कैंडिडेट्स ट्रेनिंग के टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, वरना आपको एक्सटेंशन दिया जाता है बच्चा पैदा होने के बाद, या मतलब डिलीवरी होने के बाद आपको बोला जाएगा ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आप शादीशुदा होकर ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, आप शादीशुदा होकर भी ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए हैं अबाउट एलिजिबिलिटी। आपको जो भी डाउट आता है हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आपके डाउट्स के लिए मैं अलग से छोटे छोटे वीडियोस बनाते जाऊंगा और आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए पक्का कोशिश करूंगा। अनअकैडमी के ऊपर हमारे CDS, एफकेट, CAPF ये एग्जामिनेशंस के लिए नया बैच जल्दी शुरू होने वाला है। आप चाहते हो तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ इसमें पढ़ सकते हो, और अनअकैडमी के ऊपर ढेर सारा डिस्काउंट भी चल रहा है। यू कैन यूज़ रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHANT10। इसको यूज़ करके आप ये डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपके जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसके ऊपर मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस में लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपके ये एग्जामिनेशंस के बारे में आपका टाइम बर्बाद हुए बिना बहुत सारे वीडियोस के थ्रू मैं ये आपके डाउट्स क्लियर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।